नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम कार्यस्थल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह इस चैनल के माध्यम से आपके साथ सेफ्टी से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे ये एक वर्क प्लेस की सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली, कैसे ये एक वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो दोस्तों, क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? तो basically in a safety management, key performance indicators are a measurable values used to monitor, to evaluate and to improve an organizational safety performance over a time। देखिए दोस्तों, सेफ्टी मैनेजमेंट में अगर हम सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ ऐसे हमारे पास टूल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारी सेफ्टी परफॉर्मेंस एक हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी सेफ्टी के जो हमने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, जो हम सेफ्टी के लॉ, जो हम सेफ्टी के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनको मॉनिटर करने के टूल्स हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, इवैल्यूएट करने के कि उनमें कोई कमी तो नहीं, कोई कमी पेशी तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं, और इम्प्रूवमेंट उनको कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सके ओवर द टाइम। अब इसमें बात आती है सेफ्टी मैनेजमेंट की। तो सेफ्टी मैनेजमेंट किसको कहते हैं दोस्तों? तो सेफ्टी मैनेजमेंट इज अ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। सेफ्टी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है जिसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, कि वहाँ पे कौन से हैज़ार्ड हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देन असेस द रिस्क, द विच कैटेगरी ऑफ रिस्क, कौन सी कैटेगरी का रिस्क, एंड द कंट्रोलिंग मेजर्स टू कंट्रोल दैट रिस्क। जैसे कि आपने शायद हमारी पहली वीडियो देखी होगी जो हमने वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर बनाई है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर चर्चा किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड्स, हाउ टू असेस द रिस्क एंड हाउ टू अप्लाई द कंट्रोल मेजर्स। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है द टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स कौन सा है, असेस करता है द लेवल ऑफ रिस्क कौन सा है, एंड कंट्रोल मेजर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि जो हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इक्विपमेंट्स को और अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज से बचा सकें। तो ये जो हमारी सेफ्टी परफॉर्मेंस होती है, इसकी जो इंडिकेटर्स में काम करती है, ये 3 स्टेप जो होते हैं, पहला है आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, दूसरा है असेस द रिस्क और तीसरा है कंट्रोल मेजर्स। आइडेंटिफाई हैज़ार्ड में क्या है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हैज़ार्ड अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी वर्क प्लेस में कौन सी कैटेगरी के हैज़ार्ड हैं। तो दोस्तों, कुछ कैटेगरी के हैज़ार्ड होते हैं, हैज़ार्ड की कैटेगराइज किया जाता है, जैसे फिजिकल हैज़ार्ड, केमिकल रिलेटेड हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल रिलेटेड हैज़ार्ड्स, अर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स, साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड और वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स। दूसरी चीज़ होती है असेस द रिस्क। In this process, we have to identify the level of risk or in the activity, like कि वो जो एक्टिविटी है वो लो रिस्क एक्टिविटी है, जो रिस्क है या खतरा है वो लो कैटेगरी का है, मीडियम रिस्क एक्टिविटी है या हाई रिस्क एक्टिविटी है, इसको हम असेस करते हैं। और तीसरा है द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेजर्स, कि उस एक्सीडेंट के होने की संभावना को या उसकी सीवियरिटी को किन तरीके से कम किया जा सकता है। तो जिसमें हमारा आ जाता है एलिमिनेशन, टू एलिमिनेट द हैज़ार्ड, सब्स्टिट्यूशन, टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट और टू फाइंड द अल्टरनेट मेथड टू रिड्यूस दैट हैज़ार्ड, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मेथड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इन टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों हमने एक सेपरेट से वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है हमने वर्क प्लेस सेफ्टी पार्ट 1 एंड 2। अगर आपके पास टाइम हो इस वीडियो से, अगर आप उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के रेफरेंस से सीख सकते हैं।
तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों पर्पस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं इनका क्या पर्पस है, क्यों ये इंडिकेटर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका पहला है टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। तो देखिए दोस्तों हमारी कंपनी में हमने जब भी हम कोई सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं, सेफ्टी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो वो पॉलिसीज़ बन तो जाती हैं लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे कि वो पॉलिसीज़ लोगों के दिमाग से निकल गई या धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना छोड़ दिया। तो ये मेथड क्या बोलता है कि आप लोगों को आप वर्कर्स को टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर करते रहो ताकि वो लोग इसको भूले नहीं, इसकी इफेक्टिवनेस और इसके ऊपर काम करते रहें। द सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ सेफ्टी परफॉर्मेंस। जैसे कि हमारा सेकंड है कि ऐसे एरियाज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस में देखने या ऐसी एक्टिविटी देखना जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड्स, जहाँ पे आइडेंटिफाई किया हमने उस एरिया को कि इस एरिया में एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। The third one is the support management for decision making and data driven insight. The next is ensure the compliances with legal and industry safety standards. जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं या लीगल हमें फॉलो करने होते हैं एज पर फैक्ट्री एक्ट, एज पर ISO, तो वो भी कंप्लाइंसेस अगर हम ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं तो हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट अ प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर अमंग द एम्प्लॉयज। तो देखिए दोस्तों हमारे दो तरह के सेफ्टी कल्चर होते हैं। कल्चर क्या है, देखिए कल्चर क्या होता है, हमारे रिचुअल्स, हमारा कल्चर, हमारा सभ्याचार, यानी कि जो हमारा सेफ्टी है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन गया। तो सेफ्टी कल्चर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव टाइप। प्रोएक्टिव क्या होता है दोस्तों कि हमने हादसा होने से पहले उसके होने के कारणों का पता लगाया और उनको ख़त्म कर दिया। The next one is the reduce accident, injuries and operational downtime। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेफ्टी फॉलो हो रही है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के कारण ख़त्म हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम होंगे तो इंजरीज कम होंगी, और इंजरीज कम होंगी तो ऑपरेशनल डाउन टाइम यानी कि हमारे वर्क पे लॉस टाइम्स कम होंगे, ज़्यादा समय के लिए हमारा काम बंद नहीं होगा और कंटिन्यूसली काम चलता रहेगा। अगर कंटिन्यूसली काम चलता रहेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी या ऑर्गेनाइजेशन और बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगी। दोस्तों अब हमारे पास दो तरह के जो सेफ्टी इंडिकेटर्स होते हैं जो काम करते हैं। पहले होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो चलिए इनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किन को लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं और क्या होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो पहले इंडिकेटर्स हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तो लीडिंग इंडिकेटर्स आर अ प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेजर्स दैट इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर इंसिडेंट्स। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे तरीके होते हैं जो प्रोएक्टिव यानी कि उस हादसे से होने से पहले, जब प्रिवेंटिव, जैसे आपने सुना है कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जो किसी भी हादसे के होने की लाइक्लीहुड या होने की प्रोबेबिलिटी को उसके होने से पहले ही ख़त्म करने का काम करते हैं। इनका पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट्स द रिस्क बिफोर एन इंसिडेंट अकर, यानी कि किसी भी हादसे के होने से पहले उसके होने के कारणों का पता लगाना और उसके कारणों को ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन कंडक्टेड, अगर वर्करों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वर्करों को अवेयरनेस सेशंस दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि होने वाले हादसों के बारे में वो पहले अवेयर होंगे। देन सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस। अब ये ऑडिट और इंस्पेक्शंस क्या रोल अप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए हमारे जो टूल्स होते हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं या हमारा काम चल रहा है, तो उनकी अगर समय समय पे इंस्पेक्शन हो रही है तो उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है, कोई माइनर डिफेक्ट भी आया है, तो वो माइनर डिफेक्ट भी समय रहते पता चल जाता है, जिससे कि उस मशीन के साथ या उस इक्विपमेंट के साथ या उस टूल के साथ होने वाले हादसे को होने से पहले ही रोका जा सकता है। नेक्स्ट वन इज हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स सबमिशन।
देन नियर मिस रिपोर्ट्स, अब इसमें आ जाती है नियर मिस, यानी कि कोई ऐसा हादसा, ऐसी घटना जिसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ लेकिन जिसके अंदर पोटेंशियल था कि अगर वो थोड़ा सा भी टाइम चूक जाता तो वो एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। जैसे कि कह सकते हैं कि नियर मिस बाल बच गए, उस कंडीशन से हादसा तो घटा लेकिन उस हादसे में किसी इंसान को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर उस हादसे की, उस इंसिडेंट की प्रॉपर रिपोर्ट हो और उसके रूट कॉज को फाइंड आउट किया जाए, उसको पता लगाया जाए कि वो किस वजह से हुआ वो नियर मिस, तो आगे उसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और टूल बॉक्स टॉक, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी प्रोग्राम्स, जैसे कोई भी हमारे सेफ्टी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडस्ट्री में रोड सेफ्टी डे मनाते हैं हम, फायर सेफ्टी वीक मनाते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वीक बनाते हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी वीक बनाते हैं। तो ये सब किन के लिए हैं? ये होते हैं हमारे सब एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हो वो पार्टिसिपेट करें गेम्स के थ्रू, क्विज़ के थ्रू या और किसी भी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो पार्टिसिपेट करें, जिससे क्या होगा कि उनका जो ध्यान है या उनकी जो कंसंट्रेशन है या उनका जो दिमाग है वो सेफ्टी की तरफ जाएगा, सेफ्टी की चीज़ों को वो नए नए तरीक़ों से सीखेंगे और फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। देन द टूल बॉक्स टॉक, अब दोस्तों इसमें हमने जैसे पढ़ा प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जो प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट पे काम करती है बिफोर इट हैपन्स। जैसे कि हमने पढ़ा रेगुलर कंडक्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग्स, परफॉर्मिंग अ JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे दोस्तों बाद में। इंस्टॉलिंग द मशीन गार्डनिंग एंड सेफ्टी इंटरलॉक, क्रिएटिंग अ नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम एंड रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द सेफ्टी प्रोसीजर रेगुलरली। तो ये हमारी आ जाती है प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि हमने उस एक्सीडेंट को या उस हादसे के होने से पहले सबसे पहले तो उसके अंदर क्या क्या हैज़ार्ड से वो फाइंड आउट किए, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन किया, देन रिस्क कैटेगराइज किया कि कौन सी कैटेगरी का रिस्क था, एंड देन हमने उसके ऊपर अप्लाई किए कंट्रोल मेजर्स, जिन मेजर्स की मदद से हम उस हादसे को रोक सकते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, बड़ी सिंपल सी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकल रहे थे, या आपको किसी काम के लिए बाहर जाना था, ऑफिस जाना था, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप क्या देखते हैं कि बाहर एकदम बादल छाए हुए हैं, बिजली लशक रही है, बिजली कड़क रही है, बादलों की आवाज़ आ रही है। तो इसका क्या कारण है? तो इट्स अ हैज़ार्ड। अब यहाँ पे हैज़ार्ड क्या है? बादलों का होना, बिजली का लिशकना। अब इस केस में जो रिस्क क्या है? अब इस केस में रिस्क है बारिश का आ जाना या हमारा भीग जाना, ये है रिस्क। अब इस चीज़ को कम कैसे किया जा सकता है? इसके भीगने से पहले, जब भीग ही गए वो एक्सीडेंट हो गया, दैट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव क्या कहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा क्या करें कि बारिश में भीगने से पहले ही हम अपने आप को बचा लें, तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। तो प्रोएक्टिव में वही हमारे कंट्रोल में पहला होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप बारिश का मौसम है, घर से बाहर जाओ ही मत, आराम से घर पे बैठो अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ, और बारिश को एंजॉय करो अगर पॉसिबल है तो, इन सम सिनेरियो इफ पॉसिबल। और दूसरी चीज़ होती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मेथड क्या कहता है कि अगर पॉसिबल है तो वही काम, जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे थे, अगर वो हो सकता है या पॉसिबिलिटी है तो आप कॉल पे कर लो। जैसे घर बैठे हमने कॉल कर दिया, कोई काम करवाना था फ़ोन पे, अगर पॉसिबिलिटी है तो मतलब हमारा काम भी हो गया और हमें घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा, ना हम घर से बाहर गए और ना ही हम भीगे। अब थर्ड क्या होता है? इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मेथड क्या कहता है कि अगर वो ऐसा काम था जिसको आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, प्लस वो काम कॉल पे भी पॉसिबल नहीं था, तो किया जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इसमें बड़ा सिंपल सा इंजीनियरिंग कंट्रोल है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे, वी कैरी अम्ब्रेला, हम एक छाता कैरी कर लेंगे, ताकि अगर बारिश आ भी गई तो क्या होगा, हम अपने आप को बचा सकेंगे। वो बारिश का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा हमारे ऊपर, कि बारिश में हमने अपना छाता कैरी किया था या अम्ब्रेला कैरी किया था, जिससे कि जब भी बारिश आई तो इसमें क्या हो गया, हम काम पे भी पहुंच गए
हमें उस काम को एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ा, हमें सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढूंढने पड़े, जस्ट एक छाता या अम्ब्रेला हमने कैरी किया, जिससे क्या है हमने उस चीज के इम्पैक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। द नेक्स्ट वन इज आता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या कहता है, जस्ट चेक अ वेदर फोरकास्ट। अब वेदर फोरकास्ट हम देख सकते हैं कि भाई ये जो बारिश होने वाली है, ये क्या बारिश पूरा दिन चलेगी, जल कितनी तीव्र होने वाली है, कम है, ज़्यादा है। तो उससे क्या हो गया, फॉरेस्ट अपना आजकल तो हमारे मोबाइल में आता है, पहले रेडियोज़ आते थे फॉर अ वेदर फोरकास्ट, आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन में वेदर फोरकास्ट का ऐप आता है, जिसके थ्रू हम अपने वेदर को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एक्सीडेंट होने से पहले ही या भीगने से पहले ही हमें अपने घर पे बैठे बैठे पता चल जाएगा कि ये जो बारिश है क्या ये थोड़ी देर में रुक जाएगी या लंबे समय तक चल सकती है। द लास्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि अगर हमारे पास छाता भी नहीं है या कुछ नहीं है और जाना कंपलसरी है, तो लास्ट ऑप्शन आ जाती है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब पीपीज हमें भीगने से तो नहीं बचाएंगे, लेकिन क्या होगा जब हमने पीपीज पहने होंगे तो कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगी, जैसे कि रेनकोट पहन लिया। अब इस केस में हमारे ऊपर बारिश तो पड़ेगी, छाता के केस में हमारे ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी, छाता उसको कवर अप कर देगा, या गाड़ी में चले गए तो कवर अप कर देगा, लेकिन इस केस में बारिश तो हमारे ऊपर पड़ेगी, लेकिन रेनकोट होने के कारण हमारा कुछ बचाव हो जाएगा। तो ये एक मेथड होता है दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से हमने समझा कि जिस तरीके से इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। अब ये सारी चीजें बारिश होने से पहले करनी होंगी, ऐसा नहीं कि हम बारिश में भीग के आए उसके बाद घर पे आके छाता खोल रहे हैं, जब बारिश में भीग के आ गए उसके बाद आके रेनकोट पहन रहे हैं, तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। तो अब देखिए प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या चीज़ होती है कि हमारे सेफ मैन आवर कितने हैं, हमने कितने सेफ मैन आवर काम किया, हमारी ट्रेनिंग्स हो गई, या वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैन आवर एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब भी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ मैन आवर, जब मैन पावर आर वर्क इन अ ईयर निकालने हैं, जिनकी ज़रूरत हमें अपनी रिपोर्ट्स बनाने में, अपनी मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट्स बनाने में रहती है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ एक साल में कितने लोगों ने काम किया, इनटू वर्किंग आवर पर डे, हर रोज कितने घंटे काम होता है, इनटू वर्किंग डे पर ईयर, कि एक साल में कितने वर्किंग डेज थे। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे दोस्तों कि मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 50, वर्किंग आवर पर डे हैं 8, हर हफ्ते में हर दिन में 8 घंटे काम होता है, एंड वर्किंग डेज पर ईयर आ जाते हैं 300, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, वीकेंड्स वगैरह को छोड़ के। तो टोटल मैन आवर एक साल के कितने हो गए, 1,20,000 घंटे एक साल में काम हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वहाँ पे 50 वर्कर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि अगर 50 वर्कर हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ 50 वर्कर आ रहे हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ वर्कर को, तो इसको कहते हैं एवरेज निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से चार्ट से समझते हैं कि मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्कर आ रहे हैं, ये 10 दिन का हमने बनाया है। डे 1 में 45 वर्कर आए, डे 2 में 62, डे 3 में 56, डे 4 में 49, डे 5, डे 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे अलग अलग क्वांटिटी में वर्कर्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए, किसी ने छुट्टी कर ली, किसी दिन, ये सब हो गया। तो इस कंडीशन में हम कैसे पता महीने का कैसे निकालें, ऐसे 30 दिन का हो गया, तो 30 दिन के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसका हम एवरेज निकालेंगे। जैसे 10 दिन का एवरेज क्या हो गया इनका, तो टोटल सम ऑफ वर्कर प्रेजेंट, इनका सम विच इज 500 अपॉन द नंबर ऑफ डे विच इज 10, तो टोटल कितना हो गया हमारा 50। इस तरीके से हम एक 10 दिन का निकाला, इसी तरीके से एक महीने का निकलता है, फिर वो 12 महीनों का निकाल के, जैसे जनवरी में फॉर एग्जांपल 50 हुआ, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, फिर वो 12 को हम दोबारा से सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 12। तो इससे क्या होगा, हमें एक साल का एक एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे कि इतने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ने एक साल में प्रेजेंट रहे एवरी डे में, और उसके बाद से 8 घंटे काम हुआ और 300 दिन हमने अप्रॉक्सीमेट लिए, जिसमें सरकारी छुट्टियां, संडे या वीकली ऑफ इंक्लूडेड थे। तो इस तरीके से हमारा निकल जाता है
हमारा टोटल मैन पावर आवर्स वर्किंग इन अ ईयर। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा इंडिकेटर है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? इट्स अ रिएक्टिव मेजर। ये एक रिएक्टिव अप्रोच होती है दैट रिफ्लेक्ट द पास्ट सेफ्टी परफॉर्मेंस और आफ्टर द इंसिडेंट अकर। अब ये क्या चीज होती है? टू मेजर द आउटकम्स ऑफ सेफ्टी एफर्ट्स। तो दोस्तों ये क्या चीज होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज से पहले कितने ज़्यादा अनसेफ एक्ट हुए, कितने ज़्यादा अनसेफ कंडीशंस हुई, या कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, कितने ज़्यादा इंसिडेंट हुए, कितनी ज़्यादा फैटेलिटीज़ हुई, कितने ज़्यादा बड़े लेवल के लॉस टाइम इंजरीज हुई या प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अब इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स में। ये इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। जो भी हमने गलतियां अपने पास्ट में की हैं, उन पुरानी गलतियों से सीखें। जब हम उन गलतियों से सीखें, अब उन गलतियों से कैसे सीखेंगे? जब हमें पता होगा कि हमने गलतियां कहां कहां करी थी, क्या क्या गलतियां हुई थी। जैसे दोस्तों एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम लोग एक दौर से निकले हैं, कोविड के दौर से, कोरोना के दौर से। तो जब कोरोना की पहली लेयर आई, जहाँ कह लीजिए पहली जब वेव आई इसकी, तो उस समय हम इस बीमारी से बिल्कुल अनजान थे, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब ये बीमारी आई, हम लोगों को नहीं समझ आया, जहाँ गवर्नमेंटों को, लोगों को नहीं समझ आया कि इसमें करना क्या है, तो उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ लोग जो थे वो वैक्सीन के लिए तैयार नहीं थे, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो उस समय क्या है, हम लोग अवेयर हो चुके थे, हमने उस इंसिडेंट को ऑलरेडी एक बार फेस कर लिया था। तो उस समय क्या हुआ, लोग खुद से अवेयर हो गए थे, खुद से मास्क कैरी करने लग गए थे, सैनिटाइज़र कैरी कर रहे थे हम लोग, वैक्सीन सब लोगों ने लगवा ली थी। तो इसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे जो वो हो गया हमारा इंडिकेटर, जहाँ पे हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। लेकिन ये पुरानी गलती से तब ही सीखा जा सकता है जब हमारे पास रिकॉर्ड हो। तो उसके लिए कौन से रिकॉर्ड रहते हैं दोस्तों हमारे पास? नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंजरीज कितनी हुई उस कंपनी में, चाहे एक साल में, एक महीने में। लॉस्ट टाइम इंजरीज का फ्रिक्वेंसी रेट क्या है, कितनी लॉस्ट टाइम इंजरीज होती हैं वहाँ पे कॉमनली। द टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट क्या है, नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ कितनी होगी, जब मौत की दर क्या है, कितनी मौत एक साल में वहाँ पे हुई, या कितने बड़े लेवल के लॉस्ट टाइम इंजरी टाइप इंसिडेंट वहाँ पे हुए। इस अप्रोच को हम कहते हैं दोस्तों रिएक्टिव अप्रोच। ये अप्रोच कब काम करती है? विद रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सीडेंट और इंसिडेंट आफ्टर दे अकर। ये अप्रोच तब काम पे आती है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। इट फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन, डैमेज कंट्रोल एंड करेक्टिव एक्शन। ये किस चीज पे कहती है कि जब कोई इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में उसके होने के कारणों के बारे में पता लगाया जाए, रूट कॉज पता लगाए जाएं। क्या हमने करेक्टिव एक्शन लिया था, क्या हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरा है डैमेज कंट्रोल, कि उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है उसको फ्यूचर में कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सकते हैं। करेक्टिव एक्शन उन एक्शंस को कहते हैं जो ऑन द स्पॉट लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन उन एक्शंस को कहते हैं जो उसकी रूट कॉज पे काम करते हैं, कि जो वो सेम इंसिडेंट या वो इंसिडेंट दोबारा इन फ्यूचर ना हो। की फीचर्स हैं, इट्स अ करेक्टिव इन नेचर। ये क्या करता है कि पुरानी गलतियों से सीखना है हमने और उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। जो हमारा रिएक्टिव था वो क्या था, जो हमारा प्रोएक्टिव था वो किस चीज़ के ऊपर काम करता था कि इंसिडेंट के होने से पहले ही उसके कारणों को ख़त्म कर दिया जाए। रिएक्टिव क्या है कि एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वही कैटेगरी का एक्सीडेंट, जब वैसा ही एक्सीडेंट, जब उसी चीज़ से हुआ एक्सीडेंट दोबारा से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। तो इसीलिए ये किस चीज़ पे काम करता है? फोकस ऑन पास्ट इवेंट्स, पास्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स के ऊपर। इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग एंड लीगल कंप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल investigating the workplace accident after it occur,
कंडक्टिंग द सेफ्टी ट्रेनिंग आफ्टर द इंसिडेंट, कि एक इंसिडेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट के बिहाफ पे फिर सारे वर्करों को हमने क्या दी, ट्रेनिंग दी। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस आफ्टर अ लीगल नोटिस और ऑडिट फेल्यूर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपको पता है गवर्नमेंट के ऑडिट होते हैं, जहाँ फैक्ट्री एक्ट के ऑडिट होते हैं, तो ये क्या चीज़ कहता है कि इम्प्लीमेंट द चेंजेस, कि हम तब ही चेंजेस को अप्लाई करें जब हमें किसी थर्ड पार्टी ने या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने रोक दिया या हमारे सिस्टम को क्या कर दिया, फेल कर दिया। इंक्रीजिंग द पीपीज इन्फॉर्मेंट्स ओनली आफ्टर समवन गेट हर्ट, कि जब किसी के चोट लग गई तब ही हम पीपीज इन्फॉर्मेंट्स को करेंगे, जब तब ही, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में देखा है कि नॉर्मली वर्कर ऐसे ही काम करते रहते हैं, लेकिन कभी अगर किसी का विजिट होना होता है, फॉर एग्जांपल किसी सेफ्टी पर्सनल का विजिट होना है, जहाँ क्लाइंट में किसी हायर अथॉरिटी का विजिट होना है, उस समय क्या होता है कि वर्करों को टाइम से पहले बुला लिया जाता है और फिर सारे वर्करों को नए पीपीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कि नई जैकेट, हेलमेट, शूज़ वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं उतनी देर के लिए, कि हाँ जब भी मैनेजमेंट घूम रही हो तो आपने क्या है प्रॉपर पीपीज में घूमना है, ये वो करना है। वो क्या होता है, दिखावे का। वो कल्चर किस चीज़ का आ जाता है, दिखाने का, कि हम जहाँ तो टॉप मैनेजमेंट को दिखा रहे हैं, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, तो उस केस में उसकी रिपोर्टिंग होगी या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आएगी या कोई लोग आएंगे, उनको दिखाने के लिए पीपीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके भी कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हो रहा है फ्रीक्वेंसी रेट। Journey frequency rate is the performance metric used to measure the number of workplace injury over a standard number of working hours. Usually अपना जो IS 3786 एक स्टैंडर्ड है हमारे भारत का, उसके अधीन जो हम ये कैलकुलेट करते हैं वो हम किसके करते हैं, पर मिलियन मैन आवर वर्क्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये क्या चीज़ होती है, ये होता है परसेंटेज निकालने का मेथड। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हमारी जो परसेंटेज निकलती है वो 100 में से 100 में से निकलती है। जैसे कोई कहता है कि 80% नंबर आए, 70% नंबर आए, तो वो किस में से आए, 100 में से आए। तो ऐसे ही जो ये रेट्स वगैरह इंडस्ट्री में निकाले जाते हैं जी, किस में से निकाले जाते हैं, 1 मिलियन या 10 लाख मैन आर वर्क में से निकाले जाते। तो फ्रीक्वेंसी रेट क्या है कि कितने ऑफनली या किस फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो मेथड है फ्रीक्वेंसी का, ये हम सेम यूज़ कर सकते हैं कि एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, या फैटेलिटी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है। वो किस तरीके से है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज। अगर हमें इंजरीज का फ्रीक्वेंसी रेट करना है कि नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज, एक साल में कितनी इंजरीज की रिपोर्ट हुई जो हमारे पास रिकॉर्ड है, ओवर टोटल मैन आर वर्क, तो उस साल में कितने टोटल मैन आर काम हुआ। वही जो हमने मैन आर पीछे निकाले थे जब हम प्रोएक्टिव था, तो वहाँ पे हमने मैन आर निकालना सीखा था दोस्तों, कितने मैन आर कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रिपोर्टिंग इंजरीज कितनी हुई एक साल में अपॉन टोटल मैन आर वर्क्स इन अ ईयर इनटू 10 लाख जब 1 मिलियन, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी रेट निकल आएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं हम दोस्तों, कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री में एक साल में 5 रिपोर्टेबल इंजरीज हुई और टोटल मैन आवर वर्क्स कितने हुए, 5 लाख। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेट क्या हो जाएगा, 5/5 लाख इंटू 10 लाख, तो कितना हो गया 10, यानी कि पर मिलियन मैन आवर के पीछे वहाँ पे 10 रिपोर्टेबल इंजरीज हो रही हैं हर साल। कि अगर वहाँ पे हर साल 10 लाख घंटे काम हो रहा है उस इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हर साल 10 एक्सीडेंट कम से कम हो रहे हैं जो बड़े लेवल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला है इस फ्रीक्वेंसी रेट का, इससे हम और भी कई चीज़ें निकाल सकते हैं विद द सेम फॉर्मूला, लाइक टू कैलकुलेट द सीवियरिटी रेट,
कि क्या सीवियरिटी है, कितने सीवियर वो एक्सीडेंट होते हैं, कितनी सीवियरिटी है उस एक्सीडेंट की बार बार होने की। तो इसमें क्या आ जाता है, टोटल लॉस्ट वर्किंग डेज ड्यू टू इंजरीज, उस इंजरी के कारण कितने वर्क डेज लॉस हुए, इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। इसीलिए रिपोर्टिंग सिस्टम होता है हमारा, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है। अपॉन टोटल मैन आवर वर्क इनटू 10 लाख। द नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द इंसिडेंट रेट। अगर हमें इंसिडेंट रेट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टेड, कितने इंसिडेंट हुए, अपॉन टोटल मैन आवर वर्क्स इनटू 10 लाख, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। देन टू कैलकुलेट एक्सीडेंट रेट, कि वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं पर 10 लाख घंटों के हिसाब से, जब पर 10 लाख आर अगर वहाँ पे काम हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्टेड अपॉन टोटल मैन आवर वर्क्स। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, तो सेम वही आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज रिपोर्टेड अपॉन टोटल मैन आवर वर्कड इनटू 10 लाख। तो इसीलिए दोस्तों जब हमें ये सब चीज़ें निकालें तो ये सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे डील कर रही है या कहाँ पे स्टैंड कर रही है। जब हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो हम उस इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके रूट कॉज के ऊपर काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिससे क्या है हम इसके आने वाले फ्यूचर में इन एक्सीडेंट के होने की जो संभावना है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जितनी भी हम जो वीडियोस बना रहे हैं, इन वीडियोस के रिलेटेड जो भी डेटा है हमारा, हम टाइम टू टाइम अपनी साइट के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। जहाँ अगर आपको ऐसे किसी डेटा की ज़रूरत है, जहाँ ऐसी PPTs की कोई ज़रूरत है, या स्टडी मटेरियल की कोई ज़रूरत है जो आपको लगता है कि आपके लिए काम के लायक हो सकता है, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेफ्टी टॉपिक्स के ऊपर बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें और कुछ आइडियाज़ और कुछ तरीके बताएं जो जिनकी वजह से हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और अच्छा कर सकें, कंटेंट क्वालिटी को और अच्छा कर सकें। और दोस्तों इस चीज़ के ऊपर अगर आप डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो हमारे IS 3786 जो स्टैंडर्ड है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरी डिटेल में आपको गूगल से वो मिल जाएगा, पूरी डिटेल में हर चीज़ के फॉर्मूले और वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इम्पोर्टेंट टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। सुखदेव सिंह।